हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लास में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टेक्निकल ग्रेड सेकंड का पेपर सॉल्यूशन पार्ट सेकंड। ठीक है, ये 24/1/2019 को सेकंड मीडियम का एग्जाम है। तो इसका हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। वो अगर नहीं देखा है जिसने, तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाकर उसे देख सकता है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग पेपर सॉल्यूशन। ठीक दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं 51 क्वेश्चन से। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग सीढ़ी के वायरिंग में किया जाता है, जहाँ एक लैंप को कितनी जगह से नियंत्रित किया जा सकता है। तो जो मीडिएटर स्विच होता है, वहाँ पे जहाँ पे हम लोग सीढ़ी वायरिंग में यूज करते हैं उसको, तो उसको दोस्तों हम लोग 3 या उससे अधिक स्थानों से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सीढ़ी वायरिंग में जो मीडिएटर स्विच लगाते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि जब चढ़ते वक्त अगर हम लोगों को कहीं पे यहाँ पे अगर बल्ब लगा हुआ है, तो उसको हम लोगों को चालू करना होता है। तो यहाँ से हम लोग उसको एक बार चालू कर लेते हैं, तो ऊपर जाके उसको अगर हम बंद भी करना चाहें तो उसको बंद कर सकते हैं। और बीच में भी और कहीं से भी हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मध्यवर्ती स्विच का यही हो सकता है कि उसको हम लोग 3 या उससे अधिक स्थान से ऑपरेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लोरेसेंट लैंप में स्थान इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चौक का पावर फैक्टर क्या होता है। तो जो फ्लोरेसेंट लैंप होती है, उसमें जो चौक इस्तेमाल होती है, उसका जो पावर फैक्टर होता है वो लगभग दोस्तों होता है 98% के आसपास। जो उसमें चौक इलेक्ट्रॉनिक यूज होती है, तो उसमें जो कॉइल होती है वो समथिंग समथिंग मतलब लगभग लगभग प्योरली इंडक्टिव होती है। ठीक है, तो कोई भी प्योरली इंडक्टिव अगर सर्किट होगा, तो उसका जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी के करीब होगा। ठीक है, तो प्योरली इंडक्टिव तो नहीं होती है फिर भी, लेकिन समथिंग समथिंग इंडक्टिव होती है काफ़ी। ठीक है, तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो 98% के आसपास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्लैशर बल्ब का प्रयोग में किया जाता है। जो फ्लैशर बल्ब होती हैं उनका उपयोग दोस्तों सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड। जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज कहाँ कर सकते हैं। तो उनका दोस्तों यूज किया जाता है बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई में। ठीक है, जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई में किया जा सकता है। और इनका जो स्केल होता है वो नॉन लीनियर होता है। ठीक है, एंड जो डीसी सप्लाई के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, वो होते हैं दोस्तों पीएमडीसी टाइप, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उनका यूज केवल डीसी सप्लाई में कर सकते हैं, और इनका जो स्केल होता है वो लीनियर होता है। ठीक है, एंड जो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज ओनली एसी सप्लाई में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बीआईएस के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड हो सकता है। बीआईएस मतलब होता है दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार एक लाइट सर्किट में जो अधिकतम लोड होता है वो हो सकता है दोस्तों 800 वाट के समथिंग। हाँ, ठीक है, और उसमें दोस्तों पॉइंट हो सकते हैं। जो एक लाइट फैन सर्किट होता है उसमें दोस्तों पॉइंट हो सकते हैं 10। ठीक है, एंड एक जो पावर सब सर्किट होता है दोस्तों, जो पावर सब सर्किट होता है उसमें जो लोड हो सकता है वो हो सकता है दोस्तों मैक्सिमम 3000 वाट। एंड उसमें जो पॉइंट हो सकते हैं वो हो सकते हैं दोस्तों 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीवीसी कंड्यूट नली वायरिंग के मामले में जो पीवीसी कंड्यूट नली की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए। जो पीवीसी कंड्यूट वायरिंग होती है उसमें जो नली की मोटाई हो सकती है वो होती है दोस्तों लगभग 1.5 mm के आसपास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पावर फैक्टर का अधिकतम मान हो सकता है। तो जो पावर फैक्टर होता है उसका अधिकतम मान हो सकता है दोस्तों यूनिटी। ठीक है, जो cos फाई होता है उसका मैक्सिमम अधिकतम मान हो सकता है दोस्तों यूनिटी। ठीक है, एंड मिनिमम मान क्या हो सकता है, मिनिमम मान हो सकता है दोस्तों उसका 0। अगला क्वेश्चन, डीसी स्टार्टर्स आर यूज्ड टू। जो डीसी मोटर में स्टार्टर्स यूज करते हैं दोस्तों वो किस लिए यूज करते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों कंट्रोल स्टार्टिंग करंट। ठीक है, जो स्टार्टिंग में 5 से 7 गुना तक जो करंट लेती है हमारी जो मोटर होती है, इनको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में 5 to 7 टाइम्स ग्रेटर देन करंट लेती हैं वो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग डीसी मोटर्स में स्टार्टर यूज करते हैं। जो डीसी मोटर में स्टार्टर्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट टाइप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो जो सोलर बैटरीज होती हैं उनमें जो सामग्री होती है दोस्तों वो सेमीकंडक्टर टाइप होती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स टाइप। अगला क्वेश्चन, संगलक फ्यूज कारक है मतलब फ्यूजिंग फैक्टर होता है, तो उसका मान क्या होता है दोस्तों। जो फ्यूजिंग फैक्टर है उसका मान होता है, जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है उसका मान होता है दोस्तों मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन
रेटिंग ऑफ फ्यूज, ठीक है, फ्यूज रेटिंग। तो जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट है उसका मान फ्यूज रेटिंग से ऑलवेज अधिक होता है, तो जो फ्यूजिंग फैक्टर का मान होता है वो ऑलवेज एक से अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट होगी उसका मान रेटिंग ऑफ फ्यूज से थोड़ा अधिक होगा, तभी हमारा फ्यूज मेल्ट करेगा। इसलिए जो फ्यूज फैक्टर होता है वो होता है न्यूनतम फ्यूजिंग करंट अपॉन श्रेणीकृत फ्यूजिंग विद्युत धारा, मतलब उसकी रेटिंग, फ्यूज की रेटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डायमैग्नेटिक पदार्थ है? तो डायमैग्नेटिक पदार्थ दोस्तों क्या होते हैं? वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आसानी से आकर्षित नहीं होते हैं या उसके चुंबक की ओर रखने पर प्रतिकर्षित होते हैं या उसकी ओर आकर्षित नहीं होते। तो ऐसे दोस्तों पदार्थ डायमैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। वो होते हैं दोस्तों एंटीमनी, बिस्मथ एंड गोल्ड, ठीक है। एंड जो लोहा, निकल एंड आयरन, निकल, कोबाल्ट जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो चुंबक की ओर आसानी से आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ACSR का पूर्ण रूप क्या है? तो जो ACSR होता है उसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। अगला क्वेश्चन, वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को कहा जाता है। तो जो अप टू क्या होता है दोस्तों 65 वोल्ट टू 33 kV अप टू, ठीक है, इतने तक 33 kV तक जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो होती है दोस्तों हाई वोल्टेज, ठीक है। एंड 650 वोल्ट से जो नीचे की वोल्टेज रेटिंग होती है वो होती है दोस्तों लो वोल्टेज। अगला क्वेश्चन, कि कलर कोडिंग प्रतिरोधक पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता या टॉलरेंस होता है, कितना होता है? तो जो कोई भी कलर कोडिंग वाला अगर रजिस्टर होगा तो उसमें जो सोने की पट्टी होती है, लास्ट बैंड होता है, तो उसका जो टॉलरेंस अगर वो सोने की है तो उसका टॉलरेंस होगा ±5%, ठीक है। अगर वहीं पे AG अगर चांदी की है, सॉरी हाँ चांदी की है, तो उसकी जो टॉलरेंस होगी वो होगी दोस्तों ±10%, ठीक है। एंड अगर बिना गैप के है, बिना कोई कलर के है, नो बैंड गैप, तो उसका टॉलरेंस होगा दोस्तों ±20%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि स्लिप रिंग मोटर को स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां की आवश्यकता होती है। तो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसका यूज हम लोग दोस्तों स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर के स्थान पर उधर करते हैं जहां हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान होता है। तो जो ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट होती है वो दोस्तों उसकी फुल लोड करंट का 2 से 5% के आसपास होती है, ठीक है। 3 से 4% की समथिंग होती है। अगर 2 से 5% है तो 2 से 5% के आसपास होती है नो लोड करंट, ठीक है, क्योंकि उसकी सेकेंडरी में कोई भी इक्विपमेंट नहीं जुड़ा होता, उससे हम लोग लोड नहीं जोड़ते हैं, तो उसकी नो लोड करंट 2 से 5% होती है। एंड जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी जो नो लोड करंट होती है वो दोस्तों 30 से 40% के आसपास होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें बिजली के उत्पादन का संयंत्र का ईंधन क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों यूरेनियम या थोरियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति है। तो भारत में जो बिजली प्रचालित होती है उसकी आवृत्ति होती है दोस्तों 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, एक 3 फेज 50 हर्ट्ज वाली इंडक्शन मोटर 1500 RPM पर चल रही है तो पोल की संख्या क्या होगी? तो हम लोग दोस्तों जानते हैं क्या होता है, NS बराबर होता है 120 F/P। तो NS दिया है दोस्तों 1500 RPM, 120 इंटू F दिया है 50 हर्ट्ज, एंड फ्रिक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ 2 जीरो हम लोग 120 की और ये जीरो काट देंगे, 5 से 15 को काटेंगे 3 बार कटेगा, एंड 3 को 12 से काटेंगे तो कट जाएगा 4 बार। तो F जो सॉरी P आएगा, जो वो नंबर ऑफ पोल्स आएगा वो आएगा 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काम के लिए वॉइस का चयन किस पर निर्भर करता है? तो जो वॉइस होती है दोस्तों उसका चयन निर्भर करता है दोस्तों कब्जे के आकार पर, कि ज का आकार कैसा है उसी प्रकार के हम लोग वॉइस यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिले इज जनरली यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर? तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों उसमें हम लोग जनरली यूज करते हैं बुकोल्ज रिले, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए। और ट्रांसफार्मर में जो बुकोल्ज रिले होती है वो ऑयल फिल्ड ट्रांसफार्मर में यूज होती है, ठीक है। एंड जो ऑयल फिल्ड ट्रांसफार्मर में यूज होती है तो जो बुकोल्ज रिले होती है वो दोस्तों ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ट्रांसफार्मर हैज नो लॉसेस? तो ऐसे कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें लॉसेस नहीं होता है? तो ऐसे होते हैं दोस्तों आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई लॉसेस नहीं होते हैं, तो उनका जो टर्न रेशियो होता है N2/N1 वो होता है 1/1, एंड वोल्टेज रेशियो भी जो होता है V2/V1 वो भी होता है 1/1, ठीक है। मतलब कोई भी लॉसेस नहीं है, जितना हम लोग इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट हमें बिल्कुल मिलेगा उसी रेशियो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कॉर्क स्क्रू रूल्स इंडिकेट्स। तो जो कॉर्क स्क्रू रूल्स होता है वो क्या इंडिकेट करता है? तो वो करता है दोस्तों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को। अगला क्वेश्चन,
प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है? तो जो डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में जो प्रकाश व्यवस्था पड़ती है वस्तु पर, वो पड़ती है दोस्तों 90%, ठीक है, एंड 10% रिफ्लेक्ट होकर उसके ऊपर को जाती है, ठीक है। तो इसमें जो प्रत्यक्ष व्यवस्था होती है उसमें पड़ती है 90%, एंड जो इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, उसमें जो प्रकाश व्यवस्था होती है, उसमें जो प्रकाश पड़ता है वस्तु पर, वो पड़ता है दोस्तों 10%, ठीक है। बकाया 90% रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला जाता है एंड 10% वस्तु पर पड़ता है। और दो प्रकार की और व्यवस्थाएं होती हैं, एक सेमी डायरेक्ट एंड एक सेमी इनडायरेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि ग्रीन नोब एल श्रृंखला एमसीवी का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है, तो किस पे किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है लाइटनिंग सर्किट पर। अगला क्वेश्चन, बीआईएस के अनुसार किसी भी संस्थापन में अधिकतम लीकेज करंट की अनुमति हो सकती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, तो ये हो सकती है दोस्तों फुल लोड करंट का 1/5000वां भाग। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर, तो इंसुलेशन हम लोग किससे मापते हैं? ये होता है दोस्तों मेगर से हम लोग किसी भी केबल का या कहीं भी कोई भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापना हो तो हम लोग मेगर का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर्स है जीरो टर्मिनल वोल्टेज व्हाइल रनिंग ऑन नो लोड, अगर नो लोड पे कोई जनरेटर चल रहा है, अगर उसमें कोई लोड नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसा जो दोस्तों सीरीज बाउंड जनरेटर होते हैं उनका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो 0 होता है। अगला क्वेश्चन कि बिजली की गति, तो बिजली की गति लगभग होती है दोस्तों 1,86,000 मीटर पर सेकेंड के आसपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि परपथ या सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहा जाता है, तो मतलब किसी भी अगर सर्किट में करंट फ्लो होगी कब? जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज को ही हम लोग दाब कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को धकेलता है। तो किसी भी सर्किट में करंट कब फ्लो होती है? जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, और करंट हमारी जो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में प्रवाह होती है। अगला क्वेश्चन कि सॉफ्ट सोल्डर में टिन और सीसा का प्रतिशत होता है, तो जो सॉफ्ट सोल्डर होता है उसमें टिन और सीसा का जो प्रतिशत होता है वो होता है दोस्तों 60 to 40%, ठीक है, 60 और 40%। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली चार्ज लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी होती है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है फुल चार्ज में वो होती है दोस्तों 1280 के आसपास। अगला क्वेश्चन, सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए 240 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब जुड़ते हैं, तो एक बल्ब है वो 4 वोल्ट खपत करेगा, उसके अक्रॉस 4 वोल्ट है वो 4 वोल्ट का, तो टोटल बल्ब कितने जुड़ जाएंगे सीरीज में? तो हम लोग क्या निकालेंगे 240/4 करके, ये हो जाएगा दोस्तों 60 बल्ब। हम लोग सीरीज में 60 बल्ब जोड़ सकते हैं 4 वोल्ट सप्लाई वाले। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर्स रेटिंग इज स्टेटेड इन, तो जो अल्टरनेटर की रेटिंग होती है वो किस में दर्शाई जाती है? तो वो होती है दोस्तों केवीए में, ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर में। अगला क्वेश्चन, एज पर बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार इन एनी इंस्टॉलेशन, किसी भी इंस्टॉलेशन में द मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप ऑन फुल लोड मस्ट नॉट बी मोर देन, तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा जो फुल लोड में वो किससे से अधिक नहीं होना चाहिए? तो वो दोस्तों 3% से अधिक लोड अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो वो हमारे लिए अनवांटेड है, ठीक है, 3% से ज़्यादा फुल लोड से अधिक ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की प्रचालन आवृत्ति है, तो जो अमेरिका में डोमेस्टिक प्रचालन आवृत्ति है वो है दोस्तों 60 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ जीआई अर्थिंग प्लेट फॉर प्लेट अर्थिंग, तो जो प्लेट अर्थिंग हम लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन की जो प्लेट यूज करते हैं तो उसका जो साइज होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 6.35 mm, मतलब उसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी एंड उसकी जो मोटाई होगी, ठीक है, उसकी जो मोटाई होगी वो होगी दोस्तों 6.35 mm। अगला क्वेश्चन, पावर फैक्टर क्या होता है? तो cos फाई बराबर होता है दोस्तों किलोवाट अपॉन KVA, ठीक है, KVA जो किलोवाट होता है वो रियल पावर होती है एंड KVA होता है वो अपरेंट पावर होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा रियल पावर टू अपरेंट पावर, ठीक है, एंड cos फाई बराबर एक और होता है क्या दोस्तों? ये होता है R/Z, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द, तो जो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर की बॉडी किससे बनी होती है? तो जो डीसी जनरेटर होते हैं उसका जो योक होता है या बॉडी होती है वो दोस्तों कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बने होते हैं। जो स्मॉल डीसी जनरेटर्स होते हैं, स्मॉल मशीन्स होती हैं, वो दोस्तों कास्ट आयरन की बनी होती है उनकी बॉडी, एंड जो बड़ी मशीनें होती हैं, बड़े जनरेटर्स होते हैं, उनका जो बॉडी होता है वो ढलवा इस्पात या मतलब कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, एक नियॉन संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है, जो नियॉन इंडिकेटिंग लैंप होता है उसकी लंबाई हो सकती है दोस्तों लगभग 5 मीटर के आसपास। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर्स स्टार्टर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो डीसी मोटर्स जो स्टार्टर्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में चर्चा की थी, क्या 2 पॉइंट टाइप का, 3 पॉइंट टाइप का एंड 4 पॉइंट टाइप का स्टार्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का लैंप डीसी सप्लाई पर काम करता है? तो ये आर्क लैंप होते हैं वो डीसी सप्लाई पर कार्य करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। तो जो मोटर होती है दोस्तों यूनिवर्सल मोटर होती है, उसका उपयोग दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। जो जनरली किचन अप्लायंस होते हैं मैक्सिमम उनमें मिक्सर ग्राइंडर, जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, इन सब में दोस्तों यूनिवर्सल मोटर्स यूज होती है। और यूनिवर्सल मोटर को हम लोग विदाउट लोड के नहीं चला सकते। विदाउट लोड पे इसकी जो स्पीड होती है वो डेंजरसली हाई होती है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो समथिंग होती है दोस्तों डीसी सीरीज मोटर के तरह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि फुल पिच वाइंडिंग में या पूरी अंतराल वाइंडिंग में जो कॉयल पिच होती है वो पोल पिच के बीच कैसा संबंध रखती है? तो जो फुल पिच वाइंडिंग होती है, फुल पिच वाइंडिंग में जो कॉयल पिच होती है वो बराबर होती है दोस्तों पोल पिच के। ठीक है। क्या होता है? तो जो कॉयल पिच होती है वो पोल पिच के बराबर होती है फुल पिच वाइंडिंग में। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है? तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य होता है दोस्तों एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ठीक है। और जो कम्यूटेटर होता है उसको दोस्तों हम लोग एक प्रकार से मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर डीओएल स्टार्टर्स का प्रयोग, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर्स का प्रयोग की 3 फेज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। तो जो डीओएल होता है उसको हम लोग दोस्तों लगभग 5 HP तक की मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। एंड 5 HP से इसके ऊपर जो 20 HP तक या 25 HP तक मोटर होती हैं उनको हम लोग स्टार डेल्टा से स्टार्ट यूज करते हैं। एंड उसके ऊपर की जो मोटरें होती हैं उनको हम लोग दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप स्टार्टर से यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली जो यूनिवर्सल मोटर होती है या एक प्रकार की सीरीज मोटर होती है वो कैसी कितने तक हो सकती है? तो वो दोस्तों हो सकती है 2200 HP तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रोटर एंड द स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर आर मेड ऑफ। तो जो इंडक्शन मोटर होती है उसका जो रोटर होता है एंड जो स्टेटर होता है वो दोनों दोस्तों लैमिनेटेड कोर के बने होते हैं। ठीक है। लैमिनेटेड इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उनमें ईडी करंट लॉस को रिड्यूस किया जा सके। ठीक दोस्तों, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेव वाइंडिंग में होता है, जो वेव वाइंडिंग होती है उसमें क्या होता है? तो वेव वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ की संख्या होती है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए, वो होती है दोस्तों 2। ठीक है। एंड जो लैप बाइंडिंग होती है, तो लैप बाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ की संख्या होती है वो ए बराबर होती है क्या? पी। ठीक है। ठीक दोस्तों, तो ये था हम लोगों का उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का टेक्निकल ग्रेड सेकंड का पार्ट सेकंड। ठीक है। तो जिसे भी अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों।